हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, कल बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 जो 30 सितंबर के दिन होना है, उसके लिए इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक जो है ये योजना, परियोजना, पहल और अभियान है, जो कि बिहार सरकार से संबंधित होगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, विभिन्न सूचकांक में बिहार का स्थान है। तीसरा जो टॉपिक है ये बिहार का महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल है। और चौथा जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, उसका हम लोग टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। और देखिए 150 वाला, अगर आपने करंट अफेयर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी भी आपके पास 12 से 13 घंटा समय बचा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, सबसे पहले हम लोग कोसी मेची नदी लिंक परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 25 मई 2022 को कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। देखिए, आजकल एग्ज़ाम में डेट भी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे 25 मई 2022 को कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ध्यान दीजिए, बिहार की यह जो है पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। ध्यान रखिएगा, यह बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, जो हर क्षेत्र तक पानी पहुंचाने का कार्य करेगी। और यह परियोजना पूरा होते ही पंजाब और हरियाणा के बाद अगली हरित क्रांति बिहार में होगी। उसके बाद देखिए, इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार का जो अनुपात है ये 60:40 है। केंद्र और राज्य का जो अनुपात है ये 60:40 है। कोसी मेची एक अंतर्राज्यीय लिंकिंग परियोजना है, जिसका उद्देश्य उत्तरी बिहार में मानसून अवधि के दौरान राज्य को सिंचाई लाभ उपलब्ध करा करके बाढ़ और सूखे की समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। देखिए, इस परियोजना के डीपीआर के लिए 2,78,00,000 रुपये की प्रशासनिक खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की डीपीआर 1962 में बना था और वर्ष 1972 में इस पर काम प्रारंभ हो चुका था, लेकिन वो कार्य जो था अब तक पूरा नहीं हो सका था। अगला है हमारा कि बांका जमुई में लगेगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। देखिए फ्रेंड्स, 26 मई 2022 को बांका और जमुई में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। उसके बाद देखिए, वर्तमान में बिहार में 130 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं पहले से संचालित है, जिससे 23 करोड़ यूनिट सौर ऊर्जा प्रति वर्ष प्राप्त हो रही है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इन परियोजनाओं को पूरा होते ही बिहार के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़कर के कुल 830 मेगावाट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की सहायता से लखीसराय जिले के कजरा में 250 मेगावाट एवं भागलपुर जिले की पीरपैंती में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना भी जल्द लगाई जाएगी। इसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम का भी अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित होगा। वर्तमान समय में कैमूर जिले में 1000 मेगावाट की क्षमता की पंप स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजना का प्राथमिकता के आधार पर डिटेल में सर्वे कराया जा रहा है। अगला है बेलवा डैम प्रोजेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, मई 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर जिले के निर्माणाधीन बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसे राज्य सरकार द्वारा मई 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। बेलवा डैम जो है शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा में स्थित बागमती नदी पर निर्माणाधीन डैम है। किस नदी पर? तो बागमती नदी पर। इसको निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट की सहायता से बाढ़ की तबाही का कारण बनी बागमती नदी के पानी को डैम बना करके खेतों तक पहुंचाने की योजना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बेलवा डैम प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी पर बन रहा है? तो फ्रेंड्स, यह बागमती नदी पर बन रहा है। चलिए, उसके बाद देखिए, बेलवा डैम प्रोजेक्ट निर्माण कार्य का उद्देश्य हेड रेगुलेटर एवं तटबंध की सहायता से बाढ़ के समय हेड रेगुलेटर से अधिकतम 50,000 क्यूसेक जल प्रवाहित करा करके बागमती नदी की पुरानी धारा को जीवित करते हुए इसमें चैनल का निर्माण कर इसे बूढ़ी गंडक नदी से जोड़े जाने की योजना है। इस डैम के पूर्ण होने के बाद
शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले के 4.39 यानी कि 4.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को बाढ़ से राहत मिलेगी। इसके दायरे में इन जिलों के 130 राजस्व गांव आते हैं। उसके बाद देखिए अगला है निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना, ठीक है। देखिए अप्रैल 2022 में बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूल में जून के पहले सप्ताह में निपुण बिहार योजना लागू करने का निर्देश दिया। देखिए इसके तहत बच्चों को पढ़ने लिखने, अक्षर पहचानने, उसका अर्थ बताने, जोड़ घटाव और आयु सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में दक्ष बनाया जाएगा। यानी कि निपुण बिहार योजना जो है यह शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक कक्षा मुख्य रूप से पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के मध्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में सुधार के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है, जिससे बिहार में निपुण बिहार योजना के नाम से जाना जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए उड़ान अभियान। देखिए उड़ान अभियान ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए उड़ान अभियान, इस अभियान के तहत किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं तथा रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके तहत? तो उड़ान अभियान के तहत, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको निश्चित रूप से। चलिए उसके बाद देखिएगा इस अभियान को महिला एवं बाल विकास निगम ने राज्य के 22 जिलों में लॉन्च किया है। याद रखेंगे राज्य के 22 जिलों में जो है इसको लॉन्च किया है। किसको? तो उड़ान अभियान को याद रखेंगे। इसी तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा कुशल युवा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत श्रम संसाधन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। 7 निश्चय 2 जो है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसमें जो 7 जो फ्रेंड्स इसके निश्चय दिए गए हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो फ्रेंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखते चलिएगा। तो ये है आपका कुशल युवा कार्यक्रम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि इसके तहत जो है हिंदी और अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी सुनने और समझने, लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही संवाद कौशल और कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान भी दिया जा रहा है कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत। देखिए इसमें पहला स्थान बेगूसराय तथा दूसरा स्थान लखीसराय का रहा है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि पहला स्थान किसको रहा है, तो बेगूसराय को, और दूसरा स्थान जो रहा है ये लखीसराय को रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना। इस योजना के तहत हर प्रखंड में राशन की दुकान चला रही जीविका कार्यकर्ता को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदान की जाएगी। जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना के तहत। अगला हमारा मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में। देखिए समाज सुधार अभियान का प्रारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया गया, पूर्वी चंपारण जिला से, जो 15 जनवरी 2022 तक चला और यह उनकी 13वीं यात्रा थी। इसमें से पहले वे 12 यात्रा कर चुके हैं। यह उनकी 13वीं यात्रा थी और देखिए 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से इसे प्रारंभ किया गया था। देखिए इसके द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना था। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी में कमी आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 23 वर्षों में घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। अगला है जल जीवन हरियाली योजना। देखिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार की जिलों की रैंकिंग की गई है, ठीक है। और इसमें जो है टॉप 5 जिले कौन से हैं, तो पहला स्थान गया को है, दूसरा जहानाबाद को, तीसरा औरंगाबाद को, चौथा नालंदा और 5वां स्थान बक्सर का है। ये याद रखेंगे, ठीक है। पहला स्थान गया का है। जल जीवन हरियाली योजना की जो जिलों की रैंकिंग की गई है इसके तहत, उसमें पहला स्थान जो है गया का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जल का संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल देना। राष्ट्रीय जलवायु जो ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है बिहार को, तो संवेदनशील श्रेणी में बिहार को रखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए। देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है, इसमें जो आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, इसके लिए जो योग्यता रखा गया है
ठीक है। और इस योजना को पहले जान लीजिए, 3 अगस्त 2018 को, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 अगस्त 2018 को जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को शुरू किया गया था। ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत लड़की को जन्म से लेकर के स्नातक तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। 54,100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 कर दिया गया है और इंटर पास अविवाहित लड़कियों के लिए 25,000 कर दिया गया है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। योग्यता है बिहार का निवासी, एक परिवार की 2 लड़कियां ही आवेदन योग्य होंगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित, लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत न हो। ठीक है। देखिए प्रोत्साहन राशि जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 कर दिया गया है। तो स्नातक वाला 50,000 कर दिया गया है और इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपया जो है दिया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा किशोरी सशक्तिकरण योजना। 1,000 करोड़ रुपये की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित की गई है, जो ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस योजना के तहत जो है किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे कि स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को इस योजना से जोड़ करके ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। अगला है बाल हृदय योजना में संशोधन। ठीक है। बाल हृदय योजना में संशोधन। देखिए 2 अप्रैल 2021 को 2 अप्रैल 2021 को बिहार में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया गया था। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था और इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज कराना है जिसके दिल में छेद है। ठीक है। और देखिए इलाज हेतु बच्चों के साथ जाने वाले, यहाँ पर देखिएगा, जाने वाले तीमारदार को मिलने वाली परिवहन भत्ता को 5,000 से बढ़ा करके 10,000 किया गया है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावकों की जाने की अनुमति है। और देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि इस योजना के जो आरंभ जो है 7 निश्चय 2 के तहत किया गया था। हृदय में छेद के कारण जन्मे बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज का प्रावधान है। ठीक है। अगला हमारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 को किया गया था। 18 जून 2021 को किया गया था। 18 जून। ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ। 18 जून 2021 को किया गया था। ठीक है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए कुल 10 लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान है। 10 लाख में नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा और 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण की अदायगी का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन को मैंने बताया अभी कि केवल 5 लाख रुपये ही चुकाने होंगे और महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा और अन्य जो है उनको केवल 1% का जो है यहाँ पर देखिए ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण की अदायगी करनी होगी। उसके बाद देखिए बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बाल सहायता योजना को इन्होंने 30 मई 2021 को आरंभ किया था। ठीक है। याद रखेंगे 30 मई 2021 को जो है इन्होंने इसको शुरू किया था। और देखिए इस योजना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये की प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। किनको किए जाएंगे, तो देखिए आगे पढ़ेंगे कि इसकी योग्यता जो है ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और जिनमें से एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो। अन्य घोषणाएं यहाँ पर देखिए, वैसे अनाथ बच्चे बच्चियाँ जिनके अभिभावक नहीं हैं उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी और ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। ठीक है। योजना का भुगतान प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत अदायगी की जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसमें जो है 1,500 रुपया ये पूछा जाता है। ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे, 1,500 रुपया प्रति माह इसमें जो है प्रदान किए जाएंगे, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी वैसे बच्चों को जिनके माता पिता में से कोई एक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हुई हो। उसके बाद देखिए स्वामित्व योजना। ठीक है। स्वामित्व योजना ध्यान रखिएगा। देखिए स्वामित्व योजना जो है केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना बिहार में 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे का मैपिंग करना है। इसके तहत ई संपत्ति कार्डों का वितरण किया जाएगा
और देखिए इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना है। ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभों का फायदा उठाने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीपेड मीटर। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। देखिए 1110 करोड़ रुपये, ठीक है, 1110 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को अगले 42 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद देखिए स्मार्ट प्रीपेड लगाने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 3% का छूट दिया जाएगा और किसी भी उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। खर्च का वहन बिजली कंपनियां करेंगी। अगला है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। अक्टूबर 2021 में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरी एंड रिसोर्स यूनिट का गठन का मंजूरी दिया है। और देखिए बिहार में दवाओं की कालाबाजारी और मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालय का अधीन इसका गठन किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी। इस यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारी कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण करना होगा। इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वां राज्य होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, गुजरात, ठीक है, राजस्थान जैसे राज्यों में भी इस तरह की यूनिट का गठन किया जा चुका है। अगला है गंगा उदय योजना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल उदय योजना, ठीक है, के कार्यों की समीक्षा की गई है। और देखिए गंगा उदय जल योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा, ये जिला आपको याद रखना होगा। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य जो है रखा गया था। क्लियर, याद रखेंगे। ये जो जिला है ना, ये कौन कौन से हैं, तो राजगीर, गया, बोधगया और नालंदा। इसमें सभी लोगों को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। अगला है गंगा डॉल्फिन की गणना। देखिए फ्रेंड्स 5 अक्टूबर 2021 को डॉल्फिन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन गणना करने की घोषणा की। इस दिवस के अवसर पर भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कहा गया कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा तथा डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को संपादित करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण पर बल का गठन किया जाएगा। देखिए गंगा डॉल्फिन की गणना वैज्ञानिकों, वन विभागों, गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। देखिए सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है, और इसको देखिए IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है गंगा डॉल्फिन को। चलिए अगला है मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना, ठीक है, देखिए बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 18 जून 2021 को बिहार सरकार ने युवा एवं महिला उद्यमी योजना को लागू किया। और देखिए इसके पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी और नए उद्योग लगाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। 5 लाख रुपये अनुदान की राशि होगी, बाकी रकम 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों पर चुकाने होंगे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। देखिए नीतीश कुमार जी के द्वारा 27 मार्च 2022 को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 6,000 रुपये सम्मान पेंशन के रूप में देय है और इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी। 60 साल और इससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ मिलेगा। ये राशि आप याद रखिएगा, 6,000 रुपया प्रति महीना बिहार पत्रकार यहाँ पर देखिए प्रति माह बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, शुरुआत 27 मार्च 2022 को। उसके बाद देखिए प्यार का पौधा अभियान।
देखिए बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा 14 फरवरी 2020 को पटना से आरंभ किया गया था जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में वो पौधा दें। पूछा जाता है कि प्यार का पौधा अभियान किस राज्य का अभियान है, किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, तो याद रखेंगे बिहार के द्वारा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत 21 सितंबर 2020 को किया गया था। और देखिए मोदी जी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लागू किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा 14,250 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्कता सुलभ होगा। उसके बाद देखिए गरीब कल्याण योजना, अभी 67th बीपीएससी में पूछा भी गया था शायद कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलियाहार गाँव से जो है गरीब यहाँ पर देखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की शुरुआत किया था। और देखिए फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जी का अतिरिक्त बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भाग लिया था। और इस योजना जो है यह योजना 6 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में लागू किया गया। और देखिए यहाँ पर बिहार के 38 में से 32 जिले इस योजना में सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखेंगे। आगे है अगला है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। सबसे पहले मैं आपको 7 निश्चय 2 के बारे में बता देता हूँ। देखिए 7 निश्चय 2 योजना जो है इसकी अवधि जो है ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अवधि पूछा जा सकता है 7 निश्चय 2 का। तो देखिए 2020 से 25, ठीक है 2020 से 25 7 निश्चय योजना। और देखिए अभी जो बजट पेश किया गया था 2022-23 में बिहार सरकार के द्वारा, इसमें जो है ध्यान रखेंगे 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो कुल बजट का इसमें प्रावधान किया गया है 5,000 करोड़ किया गया। कितना किया गया है? 5,000 करोड़ रुपया किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 7 निश्चय में जो 7 योजना 7 लक्ष्य हैं, इसके जो 7 एलिमेंट हैं उनको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 जो यहाँ पर आप देखिए 7 जो एलिमेंट है इसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक पानी, चौथा स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, पाँचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा कनेक्टिविटी होगी और आसान यानी कि सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 आपको ध्यान रखना है। चलिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14 जून 2019 को राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुभारंभ किया। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रति माह 400 रुपया और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रति माह 500 रुपया पेंशन। तो देखिए 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को 6ठी रैंक जो है प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में याद रखेंगे ग्रुप बी में जो है बिहार को 6ठा रैंक प्राप्त हुआ है। देखिए सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है। कितने क्षेत्रों पर आधारित है? तो 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें बिहार की रैंकिंग तथा स्कोर यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए पहला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इसमें बिहार की रैंक जो है ये 6ठी है। दूसरा है नागरिक केंद्रित शासन, इसमें बिहार का जो स्थान है वो 4था है। सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान प्रथम है। तो देखिए इसमें बिहार का स्थान प्रथम है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान जो है 7वीं है। मानव संसाधन विकास क्षेत्र, इसमें तीसरा बिहार का स्थान है। सार्वजनिक लोक सेवा क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान तीसरा है। उसके बाद देखिए आर्थिक शासन क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान 5वां है। समाज कल्याण विकास, इसमें बिहार का स्थान 8वां है। न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, इसमें बिहार का स्थान 7वां है। और 10वां है पर्यावरण क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान 7वां है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको कि सूचकांक में बिहार को जो है ग्रुप बी में रखा गया है और बिहार को
छठा रैंक प्राप्त हुआ है। और यह सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है और यहाँ पर 10 क्षेत्र दिए गए हैं, जिनमें से सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार का स्थान प्रथम है। चलिए अगला है स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान। अब यहाँ पर देखिएगा, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है और नीति आयोग का ये चौथा है, नीति आयोग का यह चौथा स्वास्थ्य सूचकांक है। ठीक है, 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने अपना चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है 2019-20 के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा संस्करण है ये, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है। और इसमें बड़े राज्यों में, यहाँ पर देखिएगा, इसमें बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन स्वास्थ्य के मामले में बिहार जो है 18वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो केरल है। वहीं अगर हम बात करें छोटे राज्यों में, तो मिजोरम जो है पहले नंबर पर है। छोटे राज्यों में मिजोरम पहले नंबर पर है, बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पर है। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 18वां है, छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और यह सूचकांक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 संकेतकों पर आधारित है। एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान बड़े राज्यों की श्रेणी में 18वां है। क्लियर। चलिए उसके बाद है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। देखिए, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड, यहाँ पर देखिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। देखिए बिहार की 5.91%। और सेम यही प्रश्न जो है अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो पेपर हुआ था AAO का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आपको याद भी होगा। और देखिए, मैंने इससे पहले आपको 150 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, केवल बिहार के करंट अफेयर्स, इनका मैंने एक स्पेशल वीडियो में कवर कराया हुआ, आपको कल ही मैंने कवर करवाया था, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बिहार की 51 पॉइंट यानी कि 51.91%, झारखंड की 42.16%, उत्तर प्रदेश की 37.19% आबादी गरीब है। केरल सबसे कम गरीबी आबादी वाला राज्य है और यहाँ मात्र 0.71% आबादी गरीब है। अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पर गोवा और सिक्किम दूसरे और तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर केरल है, मतलब सबसे कम गरीबी आबादी वाला, दूसरा स्थान पर गोवा है और तीसरा स्थान पर जो है सिक्किम है। ठीक है, बिहार का ये वाला जरूर आपको याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद देखिएगा, ये सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गया है। उसके बाद देखिए सूचकांक में अगर हम बात करें तो बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, पटना में सबसे कम गरीब लोग हैं, किशनगंज में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। डाउट क्लियर हुआ आपका? सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं यहाँ पर देखिएगा किशनगंज में है। सबसे गरीब लोग जो हैं, सबसे कम गरीब लोग कहाँ पर हैं? तो फ्रेंड्स ये पटना में है। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विकास वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? तो विकास वृद्धि स्तंभ में। वहीं देखिए इस सूचकांक में इक्विटी स्तंभ में, देखिए वृद्धि स्तंभ में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, इक्विटी स्तंभ में ये सभी बड़े राज्यों की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए बड़े राज्यों की श्रेणी में, फिर इक्विटी स्तंभ में यहाँ पर देखिए इक्विटी स्तंभ में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, वृद्धि स्तंभ में अंतिम स्थान, इक्विटी स्तंभ में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गुजरात प्रथम और उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। क्लियर। उसके बाद देखिए विकास और समृद्धि में बिहार को 18वां स्थान यानी कि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और यह अंतिम स्थान जो है कौन सा है? 18वां स्थान है। तेलंगाना प्रथम स्थान पर है। वहीं वहाँ पर देखिएगा संधारणीयता में बिहार का 17वां स्थान है, केरल पहले नंबर पर है। समग्र रैंकिंग अगर पूरा टोटल मिला करके एक समग्र एक रैंकिंग होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो केरल पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश आखिरी पायदान पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार की जनसंख्या। तो अभी देखिए जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस के अवसर पर बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के आधार पर स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है। इस रिपोर्ट को आधार स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है और रिपोर्ट में बिहार की जो जनसंख्या बताई गई है, यहाँ पर देखिएगा ये इतना बताई गई, ये आंकड़ा
आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, एक 9 डिजिट का है। ठीक है, ये कितना है तो 11 करोड़ 94 लाख। उसके बाद देखिए 61,013 है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ऐसे बिहार की अभी जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार उसकी आबादी कितनी है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, 10 करोड़। ठीक है, तो यही देखिए 11,94,61,013। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 119.94 मिलियन है ये। उसके बाद देखिए बिहार में जनसंख्या में वृद्धि 1991 से 2001 के मध्य जो रही ये 28.6% थी। बिहार जनसंख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि दूसरे स्थान पर बिहार अब पहुँच चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार सबसे नीचे है। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है तथा प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसको जारी किया है। बड़े राज्यों में पंजाब जो है अव्वल रहा है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है, जबकि छोटे राज्यों में केरल रहा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप अव्वल रहा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम अव्वल रहा है। ठीक है, चलिए और बिहार इसमें देख लीजिएगा सबसे नीचे है इसमें। उसके बाद देखिए एसआर रिपोर्ट, तो देखिए 17 नवंबर 2021 को 16वीं एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसआर का रिपोर्ट जारी किया गया है। यहाँ देखिए ग्रामीण लिखा गया है। इसके अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की संख्या में 3.6% की वृद्धि हुई है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में 78.2% लड़के जो कि 6 से 14 वर्ष आयु के हैं और 82.9% लड़कियां जो 6 से 14 वर्ष की आयु की नामांकित हैं। देखिए लड़कियों की जो परसेंटेज है वो बच्चों मतलब लड़कों से ज़्यादा है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 67.9 लड़के का है और लड़कियों का 73 है। तो राष्ट्रीय औसत से भी लड़के और लड़कियों में इसमें बिहार आगे है। ठीक है, चलिए और बाकी जो बच रहा है ना वो सभी निजी विद्यालय में नामांकित हैं। उसके बाद देखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। देखिए 20 नवंबर 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसे 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि जब ये रिपोर्ट जारी किया गया उससे पिछले वाली बात की जा रही है। और देखिए नागालैंड को भी 17वां स्थान प्राप्त है, बिहार को भी, नागालैंड के भी। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम एवं पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान यानी कि 28वां स्थान पर रहा है। क्लियर, याद रखेंगे। बिहार का स्थान 17वां है नागालैंड के साथ। देखिए बिहार में लिंगानुपात, तो बिहार में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर के अब 1090 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पिछले वर्ष जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं NFHS 2000, यहाँ पर देखिए NFHS का जो है चौथा ये आपका रिपोर्ट है और इसमें 1000, चौथे में कितनी थी 1062 थी। ठीक है, 1062 थी और यहाँ पर अब देखिए अब कितनी हो गई है, तो फ्रेंड्स अब जो ये हो गई है अब यहाँ पर देखिए 1090 हो गई है और ये अब राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। अब ये राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि शहरी लिंगानुपात कितना है, तो 9082। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ग्रामीण, यहाँ पर शहरी और ग्रामीण भी मेंशन किया। ओवरऑल तो ये इतना हो गया है 982 और 1000, यहाँ पर देखिए 1111। ठीक है, 1111 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घट करके अब ये 46.8 प्रति हज़ार हो गई है। 48 से घट करके कितना आ गया है 46.8 आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बिहार में 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। यानी कि अब ये परसेंटेज बढ़ गया है। बिहार में कुल प्रजनन दर पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घट करके अब ये 3 हो गया है। उसके बाद देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 जारी किया है। ठीक है, यही है, मैंने अभी बताया था कि ये 5वां रैंकिंग है और चौथे में 2016 में ये लिंगानुपात जा आपका 1062। ठीक है,
चलिए राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण, ठीक है। चलो उसके बाद एसडीजी सूचकांक 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नीति आयोग के द्वारा एसडीजी सूचकांक शहरी जारी किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें बिहार की राजधानी पटना का प्रदर्शन जो है निराशाजनक रहा है और पटना को 56 शहरों में 52वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें पटना को परफॉर्मर श्रेणी 50 से लेकर के 64 के बीच में रखा गया है, जिसमें इसको 52वां स्थान आपको मिला भी है। उसके बाद देखिए उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें शिमला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए एसडीजी 12 सतत उपभोग उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना, इसको प्राप्त करने के मामले में पटना ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 स्कोर प्राप्त किया है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है पटना का और टोटल 100 स्कोर यानी कि पूरा का पूरा स्कोर इसने प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु 17 एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कितने? 17 एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एसडीजी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश तथा राज्य प्रतिबद्ध है। उसके बाद देखिए बिहार की बेरोजगारी दर, देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर देखिए सीएमआई ने अपनी 2022 की रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी का प्रतिशत 14.4% है। भाई ये आप परसेंटेज जो लिखा हुआ है ना 14.4%, ये आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जबकि न्यूनतम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। क्लियर, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि NF, यहाँ मैं लिखता हूँ NFSA, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, याद रखेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखिए 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है, जिसमें बिहार को पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस सूचकांक में ओडिशा जो है 0.836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है 0.79। ये सब आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ बिहार का याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश जो है तीसरा स्थान पर इसमें रहा है। और देखिए इसमें जो है सामान्य श्रेणी के राज्यों में NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक की सामान्य श्रेणी में राज्यों में जो है यहाँ पर देखिएगा बिहार जो है 0.783 स्कोर के साथ 7वें नंबर पर रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, आपको बिहार का याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे बढ़ेंगे कि विशेष श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है और हिमाचल प्रदेश उसके बाद में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण नगद संचालित है, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के स्कोर के साथ ये शीर्ष पर रहे हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कि ये त्रिपुरा रहा है पहले स्थान पर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर देखिए सिक्किम रहा है तीसरे नंबर पर। उसके बाद देखिए बिहार मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कल वाली मैंने MCQ में आपको कराया भी था कि बिहार जो है मशरूम उत्पादन में पहले नंबर पर है। देखिए पहले इससे उड़ीसा था मशरूम उत्पादन में पहले नंबर पर, लेकिन अब जो है बिहार जो है मशरूम उत्पादन में पहले नंबर पर हो गया। यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में 28,000 टन से ज़्यादा मशरूम उत्पादन हुआ है, जो देश में उत्पादित कुल मशरूम का 10.8% है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नए आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार के बाद दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसका कुल उत्पादन 9.89% है। बिहार का कितना है? तो बिहार का 10.82% है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद उड़ीसा अब तीसरे नंबर पर हो गया 9.66% हिस्सेदारी के साथ। उसके बाद देखिए NIRF 2021 यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 ओवरऑल रैंकिंग में बिहार से IIT पटना, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को यहाँ पर देखिए NIRF रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है पटना को IIT पटना को 55.75 अंकों के साथ 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और ओवरऑल रैंकिंग में जगह पाने वाली IIT पटना बिहार की एकमात्र संस्था है। चलिए उसके बाद देखिए पिछले वर्ष इसको 54वां स्थान प्राप्त हुआ था, अब इसका स्थान 51वां हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घरेलू हिंसा में बिहार का दूसरा स्थान। अब यहाँ पर देखिएगा
कि मई 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा यहाँ पर देखिए ये 5वां संस्करण जो है इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। बिहार जो है कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान पर है, जबकि लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा सबसे कम है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहा गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/3 महिलाओं ने नागरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 31.2% से घट करके 29.3% हो गई है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि मछली उत्पादन में बिहार। अब देखिए मछली उत्पादन में जो है बिहार देश भर में चौथे नंबर पर है। याद रखिएगा, मछली उत्पादन में बिहार देश भर में चौथे नंबर पर है। और यहाँ पर पढ़ेंगे कि वर्ष 2008 से राज्य में कृषि रोडमैप के कार्यान्वयन से दूध, अंडा और मछली के रिकॉर्ड उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हासिल हुई है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि कृषि रोडमैप की शुरुआत 2008 में की गई थी। ठीक है, अभी ये तीसरा कृषि रोडमैप चल रहा है। आप MCQ वाला एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा कृषि रोडमैप अभी चल रहा है। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कृषि रोडमैप है तीसरा, उसका जो है आपका अवधि भी बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए 2023 कर दिया गया। उस वीडियो को एक बार आप डिटेल में देखिएगा। चलो उसके बाद देखिए जल जीवन हरियाली योजना, इसमें रैंकिंग की गई है जिलों की, और गया को पहला स्थान मिला है। गया को पहला स्थान, जहानाबाद को दूसरा, औरंगाबाद को तीसरा, नालंदा को चौथा और बक्सर को 5वां स्थान मिला है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया। देखिए फ्रेंड्स, सभी ग्राम पंचायतों की अपनी वेबसाइट होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मई 2022 में बिहार राज्य के पंचायती राज विभाग ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वेबसाइट विकसित करने हेतु बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्र सरकार के अन्य संस्थान से संपर्क किया है। देखिए बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, हालांकि अब सरकार बदल चुकी है, अब JDU और RJD की गठबंधन वाली सरकार बनी है। और देखिए अब ये सम्राट चौधरी जो हैं ये बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इन्होंने विभाग को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कोटेशन मिलने के बाद सभी 8,387 ग्राम पंचायतों की वेबसाइट विकसित करने के लिए परियोजना शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। देखिए इन वेबसाइटों को प्रबंधन, सूचना प्रणाली और व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से लैस किया जाएगा, ताकि ग्राम पंचायतों के विकास में और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए गए फंड के लिए अधिक जवाबदेही लाई जा सके। देखिए ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों को वेबसाइटों को संभालने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। उसके बाद देखिए ई-संजीवनी पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि यह पोर्टल जो है किससे संबंधित है, इस तरह से प्रश्न बनता है। देखिए मई 2022 में जारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 14 महीनों में प्रदेश के लगभग 13 लाख ने ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया है। देखिए अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है, लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूँ आप लोगों के लिए। आखिरी क्षण तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको देते रहूँगा। ठीक है, चलिए विदित हो कि बिहार में ई-संजीवनी की शुरुआत फरवरी 2021 में हुई थी। तब से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक राज्य के सभी 38 जिलों में 12,89,602 लोगों ने ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन के द्वारा चिकित्सीय परामर्श लिया और अपना उपचार कराया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ई-संजीवनी पोर्टल किससे संबंधित है। देखिए इस पोर्टल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC मोहाली के द्वारा विकसित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोगी को डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया था इसे। उसके बाद देखिए फिलो पोर्टल 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने, अब इस समय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नहीं है, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। ठीक है, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए फिलो पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि फिलो पोर्टल शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों में अध्ययनरत 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से ज़्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। इस पोर्टल से स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा। इस पोर्टल के संचालन के लिए शिक्षकों को शिक्षा में आवश्यकता अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसके बाद यहाँ देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। फिलो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ फ्रेंड यानी दोस्त होता है।
बिहार सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को फिलो डिजिटल प्लेटफॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ऐप पर सवाल पूछते ही 60 सेकंड के अंदर छात्रों से ट्यूटर जुड़ेंगे और सवाल को हल करने के तरीके बताएंगे। देखिए, क्लासरूम के दायरे से बाहर जाकर छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। एस्पैरो पोर्टल, यहाँ पर देखिएगा एस्पैरो का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, मई 2022 में बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए एस्पैरो प्रणाली लागू की है, जिसे वर्ष 2019 से राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। एस्पैरो एक ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित है। पूछा जा सकता है कि किस विभाग के द्वारा यह संचालित है, तो पंचायती राज विभाग के द्वारा। इसके द्वारा उपभोक्ता पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। उसके बाद देखिए चक्र ऐप जो है अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए बिहार पुलिस ने चक्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सिपाहियों एवं रिटायर्ड अफसरों की जांच का प्रभार दिया जाएगा, जिससे पिछले 10 सालों का डाटा फीड है। उसके बाद देखिए ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण। देखिए पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संचालक हैं संघ संचालक मोहन भागवत जी ने इसका लोकार्पण किया है और इस ऐप के माध्यम से मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को आप सुन सकेंगे। तो पूछा जा सकता है ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण किसने किया है, तो मोहन भागवत ने। अनमोल ऐप, देखिए अनमोल ऐप जो है बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, देखिए अनमोल गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ऐप है। उसके बाद देखिएगा अनमोल यानी कि ANM ऑनलाइन। ठीक है, अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि राज्य भर में 17,000 टैब दिया जाएगा NNM को, जिसके जरिए वे ऑनलाइन मोड में काम करेंगे। उसके बाद देखिए भारत कॉलर ऐप, पटना के प्रज्वल ने ट्रू कॉलर की तर्ज पर, ट्रू कॉलर जो होता है ना उसी की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया है। 15 अगस्त 2021 को लॉन्च, यह तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रज्वल का सबसे बड़ा मकसद देश के मोबाइल उपभोक्ताओं की गोपनीयता को सुरक्षित रखना है। 33 वर्षीय प्रज्वल सिन्हा को पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया था। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के स्टार्टअप के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया था। अश्विन पोर्टल, ये मैंने बताया था कि बिहार में आशा को प्रोत्साहन राशि के भुगतान करने के लिए अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आशा कार्यकर्ता हैं उनकी प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। आशा को अब अश्विन पोर्टल के माध्यम से अपने किए गए कार्यों का ब्यौरा अपने से अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए कटिहार में खुलेगा 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन। देखिए राज्य का 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन कटिहार में खुलेगा। किसानों के बीच कम्युनिटी रेडियो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में रोज़ हो रहे नए शोध इससे प्रसारित किए जाते हैं। साथ ही अब सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए इसका उपयोग भी हो रहा है। राज्य में अभी 7 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं और 8वां जो होगा ये कहाँ पर खुलेगा, कटिहार में खुलेगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन मिलेगी एम्बुलेंस 102 की सेवा। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 102 इमरजेंसी बिहार की शुरुआत की है। इसके ज़रिए एम्बुलेंस की ट्रैकिंग की जाएगी। परिजन अपने मरीज़ की एम्बुलेंस के साथ ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 102 की यह सेवा। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए वंडर ऐप, यहाँ पर देखिए बिहार सरकार ने वंडर ऐप का शुभारंभ किया है। गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह की दवा लेनी चाहिए, यह सब कुछ इस पर उपलब्ध होगा। वंडर ऐप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वज्रपात हेतु इंद्रब्रज ऐप के फ्रेंड्स, आसमानी बिजली गिरने से कई लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार मौसम को लेकर के लगातार लोगों को अलर्ट जारी करती रही है। आप देख रहे हैं ठनका गिरने से लगातार लोगों की मौत हो रही है। तो देखिए इसी को लेकर के बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन टीम ने यहाँ पर आप देख सकते हैं इंद्रब्रज नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की खासियत यह है कि यह बिजली गिरने से 40-45 मिनट पहले अलर्ट जारी कर देती है। ठीक है, और इस दौरान
आपके स्मार्टफोन पर एक रिंगटोन बजेगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि यह जो ऐप है इंद्रब्रज ऐप, ये संबंधित किससे है? तो जो ठनका गिरता है इसकी यह पूर्व चेतावनी देगा। तो अगला है हमारा, देखिएगा, परिमार्जन पोर्टल। देखिए, बिहार सरकार ने डिजिटलाइजेशन की ओर एक और कदम बढ़ाया है और सरकार ने इस सकारात्मक कदम से भूमि जमाबंदी में सुधार को लेकर के लोगों को अब कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। यह परिमार्जन पोर्टल है, ठीक है। और देखिए, इसकी मदद से क्या होगा, उन्हें घर बैठे बैठे अपनी समस्या का सुझाव मिल जाएगा। परिमार्जन पोर्टल की मदद से भूधारी यानी कि जो ज़मीन के मालिक हैं अपनी जमाबंदी में रैयतों के नाम खाता, खसरा, रकबा, लगान या किसी भी तरह के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इम्पोर्टेंट ऐप थे, पोर्टल थे, मैंने आपको कवर करा दिया। पढ़िएगा कि बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ थर्मोकोल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह शुरू हुआ है 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप डेट सहित याद रखिएगा, ठीक है। 1 जुलाई 2022 से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही साथ थर्मोकोल का भी उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो देखिए, पंचायत, प्रखंड, जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। फ्रेंड्स देखिए, पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बार, ठीक है। देखिए, अभी रिसेंटली पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वैशाली प्रखंड पंचायत समिति के प्रमुख पद पर धर्मशिला कुमारी और उप प्रमुख पद पर नीलम देवी को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक बार। चलिए, और देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 150 इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के पिछले एक साल के प्रश्नों को कवर किया हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, और बाकी जो है 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था। देखिए, लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बिहार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर्स यू अर्थात प्रकृति आपका इलाज करती है, हिंदी में बोलें, अंग्रेजी में बोलेंगे तो नेचर क्योर्स यू अर्थात प्रकृति आपका इलाज करती है, यह अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के तहत लोगों को अपने घरों के अंदर उन पौधों को लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नेचर क्योर्स यू, ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिए, हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, यह 2021 का दरअसल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बिहार विधानसभा की पहली बैठक जो हुई थी ये हुई थी 7 फरवरी 1921 को, और 1921 को हुई थी, इसलिए 2021 7 फरवरी के दिन जो है ये 100वां वर्षगांठ मनाया गया था। अगर ये आपको 2022 फरवरी बोलता तो 101वां हो जाता, ठीक है। तो यहाँ ये आप जोड़ लीजिएगा 2021 में, ठीक है। तो ये आपका 100वां वर्षगांठ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? बताइए। तो देखिए, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस पास की ऑनलाइन बुकिंग करने और अन्य जितनी भी जानकारी हैं उन सभी के लिए चलो नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए चलो एप्लीकेशन हो जाएगा, चलो ऐप। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का घोषणा किया है? तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2025 तक। देखिए, बिहार में 5 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर अब तक लगाया जा चुका है और मार्च 2025 तक बाकी सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, मार्च 2025 तक। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है
तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मेरा तबीयत खराब हो गया है, गला बैठ चुका है, आप देख रहे हैं कि वीडियो में आवाज़ जो है चेंज हो गई है, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सुनंदनी कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सुनंदनी कार्यक्रम। ठीक है, देखिए क्या होगा, सुनंदनी कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा सुनंदनी कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका संबंध जो है वृक्षारोपण से है। ठीक है, 5 जून 2021 से शुरू हुआ था यह। कब? 5 जून 2021 से। ठीक है, और यह चला था 9 अगस्त तक, याद रखेंगे। सरकार की ओर से शुरू होने वाले अभियान में सरकारी और गैर सरकारी संगठन की मदद से 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाए गए थे, इसलिए इसका नाम रखा गया है मिशन 5.0। क्लियर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वृक्षारोपण से। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ठीक है, श्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 को किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपया, सरकार की ओर से 10 लाख रुपया का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा, और इसका लाभ जो है हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले ये जो 10 लाख के लोन हैं, इसमें से केवल 5 लाख रुपये ही चुकाने होंगे, और महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा। बाकी जो अन्य हैं उनको केवल 1% का ब्याज देना होगा, महिलाओं को ब्याज नहीं देना होगा, और बाकी लोगों को केवल 1% ब्याज देना होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 बिहार की जितनी भी योजनाएं हैं, बिहार का रैंकिंग क्या है अलग अलग सूचकांक में, इन दोनों को अलग अलग वीडियो में मैंने कराया है। बिहार की योजना, परियोजना, इन सबको, अभियान, इन सबको मैंने एक वीडियो में कवर कराया हुआ है। और बिहार का स्थान जो क्या है विभिन्न सूचकांकों में, नीति आयोग के द्वारा, अलग अलग संस्था के द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है उनमें, तो इनको भी मैंने कवर कराया हुआ है एक सेपरेट वीडियो में, तो देख लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि अनुमानित राजकोषीय घाटा। तो देखिए, बिहार का वर्ष 2022-23 में, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 2022-23 में 25,885.10 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद, यहाँ पर देखिएगा GSDP का 3.47% है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य पर पूछा गया है, तो बताइए स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 16,134 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कुल बजट व्यय का 6.78% लगभग है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में से सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग में किया गया है, किस विभाग में किया गया है। तो सबसे ज़्यादा आवंटन जो किया गया है, यह किया गया आपका किस पर, तो फ्रेंड्स शिक्षा पर। ठीक है, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा पर जो खर्च किया गया है, यह आपका कितना किया गया है, तो 39,191.87 करोड़ रुपये खर्च किया गया है 2022-23 में, और सर्वाधिक खर्च जो है शिक्षा पर ही किया गया है। और शिक्षा के वार्षिक बजट के कुल बजट का लगभग 16.5, अगर एडजेक्ट में बात करें तो 16.49% जो है राशि का प्रावधान किया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर पेंशन और तीसरे स्थान पर ब्याज है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए बजट परिव्यय क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 2025, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 7 निश्चय 2 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 पे विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का 5,000 करोड़ रुपये का जो है
5,000 प्रावधान जो किया गया था 5,000 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो देखिए मछली उत्पादन में यहाँ पर बिहार का स्थान पूछा गया है, तो चौथा है, चौथा है। और देखिए अगर बिहार में मछली की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता पूछा जाएगा तो 9.60 किलोग्राम जो है यह बिहार में मछली की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे कम है। यहाँ पर देखिए सबसे कम पूछा गया है, तो देखिए सबसे कम जो है यह कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह शिवहर में है। ठीक है, देखिए बिहार राज्य में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम जो है कहाँ पर है, तो यह शिवहर में है। पटना में 1.31 लाख रुपया है, ठीक है, लाख है ये, और शिवहर में मात्र 0.19 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो है सकल जिला घरेलू उत्पाद है। चलिए तो ये आपका शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया जो है यह वर्ष 2013-14 में शुरू की गई थी, 13-14 में शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देखिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है, इन्होंने अपने पहले मैच में ही 13 शतक जड़ दिया था। और ये बिहार के किस शहर से हैं, तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से रहने वाले हैं, मोतिहारी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स में भारतीय प्रतियोगिता राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसमें बिहार को टोटल जो है कितना मेडल प्राप्त हुआ है, तो बिहार को टोटल इसमें 11 मेडल प्राप्त हुआ है। 11 मेडल में से 4 स्वर्ण मेडल है यानी कि स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है यानी कि सिल्वर मेडल है, और 5 कांस्य पदक है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है। इनको जोड़ दीजिए, देखिए 4, 2, 6 और 5 11, टोटल 11 मेडल जो है बिहार को प्राप्त हुआ है। चलो उसके बाद देखिएगा कि खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण किया गया है। तो देखिए मिल्खा सिंह जो थे ये भारत के महान एथलीट थे, और देखिए इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गया में स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, यहाँ विभिन्न खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सुविधाएं मिल सकेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है। तो देखिए इन्होंने हाई जंप में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी हो जाएगा। चलिए, और शरद कुमार जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, मुजफ्फरपुर जिला के। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये फ्रेंड्स यह बनी है खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी बनी है, ध्यान रखेंगे। और ये नवादा जिले की निवासी हैं तथा बिहार पुलिस कांस्टेबल भी हैं ये खुशबू कुमारी। ठीक है, नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी जाने वाली यह बिहार की पहली महिला हैंडबॉल खिलाड़ी बनी हैं। उसके बाद देखिए बिहार की किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। तो यह गौरव जो हासिल किया है यह किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स अनामिका शर्मा ने। अनामिका शर्मा जो है ये मोकामा की हैं, और इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में रूसी सेना के साथ ट्रेनिंग के बाद 12 स्काई ड्राइविंग की और ट्रेनिंग का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार किया। अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की लाइसेंस होल्डर स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से मैथिली भाषा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। यहाँ देखिए बाल साहित्य पूछा गया है, तो ये किसको प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र झा को, डॉक्टर वीरेंद्र झा को किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनको जो है बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, उड़न छू के लिए। उसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 का मैथिली भाषा पुरस्कार किसे दिया गया है, ये युवा पुरस्कार है। और अभी हमने यहाँ बाल साहित्य पुरस्कार देखा था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवकृष्ण ऐहिक।
ठीक है। नवकृष्ण ईहिक, ध्यान रखेंगे, मैथिली भाषा पुरस्कार नवकृष्ण ईहिक को जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस प्रशासक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बताइए किनको किया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आनंद किशोर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए 22 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से आनंद किशोर को सम्मानित किया गया। बिहार बोर्ड में अनेक नौ प्रयोगों का तथा परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए इनके सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की किस बालिका ने एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा कुमारी। बिहार बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है और इसके तहत 8 वर्ष की आधा कुमारी ने यूनिसेफ के बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी एक दिन के लिए संभाली थी। 21वें बिहार खेल समारोह 2021 में स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और कांस्य पदक विजेता शरद कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, इनको जो है बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे, बिहार खेल रत्न से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गन्ने से बनने वाली गुड़ के उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स, यह अपना राज्य बिहार बन गया है। ठीक है, चलिए, जैगरी फ्रॉम शुगर केन को जो है उत्पादन का दर्जा देने वाला। हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जाएगी? मंकी पार्क की स्थापना जो है ये की जाएगी कहाँ पर? तो अररिया में, और इसका नाम रखा जाएगा रेणु वन। इसका नाम क्या रखा जाएगा? रेणु वन रखा जाएगा। ठीक है, अररिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार के द्वारा की गई है? निकेल का भंडार, तो देखिए बिहार में पोटास, क्रोमियम और निकेल के भंडार मिले हैं। औरंगाबाद और गया जिले में पोटास मिला है, औरंगाबाद और गया में पोटास मिला है, जबकि रोहतास में क्रोमियम और निकेल, रोहतास में क्रोमियम और निकेल का प्रचुर भंडार मिला है, तो ये रोहतास हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जमुई में स्वर्ण भंडार मिला है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स, यह जिला बन गया है जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन है? द ड्रीम ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक को लिखा है सुजाता प्रसाद और बीमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद और बीमल प्रसाद। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में केवल सुजाता प्रसाद दिया गया है, दोनों का नाम आपको याद रखना है, सुजाता प्रसाद और बीमल प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बचे हुए थे मैंने आपको कवर करा दिया। 150 क्वेश्चन जो मैंने बिहार करंट अफेयर का कराया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर